चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफ़र चाहिए जिंदगी के लिए। क्या बात। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। हालात कैसे दोस्तों इस घर के हो गए, शीशा मिजाज लोग भी पत्थर के हो गए। कोई तो काश उनकी भी आंखों में झांकता, जो आईनों के शौक में पत्थर के हो गए। होंठों पे सबके जाम किसी दूसरे का है, ये कैसा इंतजाम तेरे मैं कदे का है। मैंने तो जिंदगी को तेरे नाम कर दिया, अब मुझको इंतजार तेरे फैसले का है। निस्बत रही है मीर को जिससे बना में इश्क, मंसूर भी फकीर उसी सिलसिले का है। मैं हूं खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में। मंसूर उस्मानी, दौरे हाजिर के अहम शायर, आलमी शहरत याफ्ता बाकमाल नाजिम और एक बेदार मुदीर। अपनी तहजीबी विरासत और दुनिया व अदब के बेशुमार तजुर्बात से लाजवाब कर देने वाली एक हसास और मुनफरिद शख्सियत। मुरादाबाद के उस्ताद शायर अपने वालिद मरहूम जनाब गौहर उस्मानी के नाम को रोशन करती हुई उर्दू अदब की यह शख्सियत दुनिया भर में जहां जहां भी गई, अपनी शहद आमेज अदबी गुफ्तगू और शायरी से दिलों को जीतती चली गई। अपने 50 साल से ज्यादा के अदबी सफर में मंसूर उस्मानी साहब को उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी सम्मान के साथ साथ अनगिनत आलमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनके मजमूए कलाम मैंने कहा, जुस्तजू और अमानत शेरो अदब में अपना एक खास मकाम रखते हैं। मंसूर उस्मानी साहब के लिए पद्मश्री जनाब बेकल उत्साही ने कहा था, मंसूर उस्मानी ने गज़ल को नए रंगो आहन से संवारा सजाया है, मगर उन्होंने कभी भी अपने आबाई विरसे की तहजीब को महरूम नहीं होने दिया, बल्कि उसे पूरी खूबसूरती के साथ अपने कहन और किरदार में हमेशा रखा। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका मंसूर उस्मानी साहब बज़्म ख़ास के इस ख़ास शो एक मुलाकात में। बहुत शुक्रिया आलोक, और ये इतना अच्छा एक ख़ास प्रोग्राम वेद गुप्ता साहब जिसके बानी हैं, और कश्ती उनकी है, पतवार आपके हाथ में, बहुत सही हाथों में ये बज़्म ख़ास और वेद गुप्ता साहब का इंतखाब हैं आप, इसलिए कि आप दुनिया भर के तमाम मोहब्बत करने वालों को बहुत अज़ीज़ हैं, और अज़ीज़ इसलिए हैं कि आप हमारी तहज़ीब के लिए बड़े काम की चीज़ हैं। हिंदी और उर्दू के दरमियान जितने पुल हैं उन्हें अगर नाम दिए जाएं तो एक पुल आलोक के नाम भी होगा। बहुत शुक्रिया। अब आपने मेरी इतनी तारीफ़ की है, लेकिन ये जितनी सलाहियतें हैं सब आप बड़ों की तरबियत से हैं। मैं अपना एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। वाह, तो ये सब कुछ आप ही का सिखाया हुआ है। आपकी यही सादतमंदी तो आपको हर दिल अजीज़ बनाती है, और आप, मैंने मुशायरों में हिंदुस्तान भर ही में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी आपकी शायरी का, आपके अखलाक का और आपके रख रखाव का जलवा देखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आलोक जिस फ्रेम में भी होंगे वो फ्रेम एक यादगार फ्रेम होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का सिलसिला आप ही के शेर से। जी बताएं। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। तो ये ज़बान जहाँ जहाँ दुनिया के जिस मुल्क में, जिस देश में सुनी जाती है, वहाँ वहाँ हमारे अहद के बड़े शायर, बड़े नाज़िम मंसूर उस्मानी साहब को सुना जाता है, और बहुत इज़्ज़त और एहतराम से सुना जाता है। तो ये सिलसिला जो है अदब का, ये जो चिराग है, ये पहली बार किस जज्बे के साथ और कब रोशन हुआ? मुझे नहीं पता कि ये चिराग कब रोशन हुआ और क्यों रोशन हुआ और किस लिए आज तक रोशन है।
उसकी वजह यह है कि मैंने ज़िंदगी में ख्वाब नहीं देखे। क्या बात। मैंने हकीकतों की तलाश की है, हकीकतों का इस्तक़बाल किया है। लोग कहते हैं कि बड़े ख्वाब देखने चाहिए। मैं कहता हूँ कि ख्वाब न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। ख्वाब ख्वाब होते हैं जिनकी किस्मत में टूट जाना भी है और बिखर जाना भी। क्या कहने, वाह। तो इसलिए ख्वाब देखने के बजाय हम हकीकतों का इंतज़ार करें और हकीकतें सामने आएँ तो उनका इस्तक़बाल करें। मंसूर साहब, 1 मार्च 1954 मुरादाबाद, आपकी यौम पैदाइश। गौहर उस्मानी साहब, आपके वालिद मरहूम, जो ख़ुद बहुत बड़े उस्ताद शायरों में शुमार होते थे। जिगर मुरादाबादी साहब, कमर मुरादाबादी साहब, कैफ मुरादाबादी साहब, ज़मीर दरवेश साहब। तो ये एक रोशन कतार अदीबों की मुरादाबाद में है। इन तमाम रोशन मीनारों के बीच मंसूर उस्मानी साहब की तरबियत, उनके शायर की तरबियत, आपको कितना लगता है कि इनकी सोहबत ने आपको कितना तराशा, कितना संवारा? असल में देखिए, मेरा ही नहीं, हर फ़नकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अहद के बड़े लोगों से क़ुर्बत हासिल करे और उनके करीब पहुंचकर वो अपनी सलाहियतों का बखान न करे, उनका बेजा इस्तेमाल, जिसे कहना चाहिए नुमाइश ना करे। जहाँ जाए, जहाँ बैठे, वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करे। और सीखा जब ही जाता है कि जब सलाहियतें खामोश होती हैं और अज़मतें गुफ्तगू करती हैं। क्या बात। तो मैंने इन बड़े लोगों को पढ़ा भी, इन्हें सुना भी, और जहाँ तक इस रोशनी की कतार के साथ आपने मुझे शामिल किया है, तो मेरी हैसियत सिर्फ़ ये है कि जहाँ इन रोशनियों का अक्स पड़ता है, उस अक्स में मैं ढूंढ लेता हूँ कि कहीं मेरा भी एक चेहरा है। क्या बात। पहला मुशायरा आपका जो आपको इस मोड़ पर, इस सोपान पर याद आता हो? असल में बड़ा दिलचस्प वाक़या है ये कि मेरे वालिद यहाँ कलेक्ट्रेट में एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज थे और मुरादाबाद के ऑफिसर्स क्लब में हर महीने 2 महीने बाद एक मुशायरा होता था। उसमें मुरादाबाद के बड़े शायर, ख़ास तौर से कमर मुरादाबादी, मेरे वालिद उसकी निज़ामत किया करते थे। तो एक बार ये हुआ कि मुझे भी बहैसियत शायर बुला लिया गया, तो मैं उस मुशायरे में गया। तो जब मेरे वालिद को पुकारा गया कि आइए और मुशायरा संभालिए, तो मेरे वालिद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि जाइए और निज़ामत कीजिए। ओहो। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे किसी बहुत बुलंद जगह से मुझे ज़मीन पे फेंक दिया गया हो। और मैंने घबरा के अपने वालिद से कहा कि मैं निज़ामत करूं? उन्होंने कहा हाँ, आप जाइए निज़ामत कीजिए। खैर, बाप का हुक्म और एक खौफ, लेकिन एक भरोसा, कायनात चलाने वाले की ताकत का भरोसा। मैं माइक पर गया, मैंने मुशायरे की कार्रवाई शुरू कर दी। 2-3 शायरों के बाद जो मेरा खौफ और मेरी झिझक थी वो निकल गई। फिर मुशायरा हुआ, कवि सम्मेलन हुआ और खूब हुआ। क्या बात। और ऐसा हुआ कि फिर लोग मुझे दाद दे रहे थे मुशायरे के बाद कि बहुत अच्छी निज़ामत की। मंसूर साहब, बहैसियत नाज़िम मुशायरा तो हम जैसे कितने पौधे और हम जैसे कितने छोटे छोटे जुगनू आपकी रोशनी में पले बढ़े हैं, मगर आप गज़ल के एक मकबूल शायर शुमार होते हैं, हमारे सीनियर्स में हैं। आपके नज़दीक गज़ल क्या है, अगर मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से सीखना समझना चाहूँ? देखिए, जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए कि गज़ल महबूब से गुफ्तगू करने का नाम है, लेकिन जब गज़ल से हमारी मुलाकात हुई तो गज़ल महबूब से गुफ्तगू नहीं करती थी, गज़ल इंसान की महरूमियों से बात करती थी, गज़ल इंसान की तन्हाइयों से बात करती। क्या बात। गज़ल इंसान के उस जज्बे से बात करती थी जो अंदर ही अंदर घुटता है
से सकता है। नतीजा ये हुआ कि जब हमने उस गज़ल को समझा तो मालूम ये हुआ कि ये गज़ल कूचाए महबूब तक महदूद नहीं है, इस गज़ल के दामन में पूरी कायनात है। क्या कहने। और हमारा मुल्क, अजीम मुल्क हिंदुस्तान, बेशुमार तहजीबें, बेशुमार ज़बानें, बेशुमार त्यौहार, रंग बिरंगी यहाँ की एक्टिविटीज़। तो मालूम ये हुआ कि गज़ल जो है, जिस तरह उर्दू पूरी दुनिया को हमारे मुल्क की देन है, इसी तरह खूबसूरत गज़ल और वो गज़ल जो सदियों तक ज़िंदा रहेगी वो भी हमारे हिंदुस्तान की देन है। क्या बात। तो गज़ल महबूब से गुफ्तगू भी करती है, लेकिन उस वक्त करती है कि जब इंसान फाकों में ना हो, इंसान महरूमियों में ना हो, इंसान को गमे ज़माना ना हो। तो महबूब से गुफ्तगू के बग़ैर गज़ल मुकम्मल नहीं हो सकती, और वो इंसान भी कोई मुकम्मल नहीं हो सकता जिसके दिल में मोहब्बत धड़कती ना हो। क्या बात। तो गज़ल मोहब्बतों का एक नगमा है, और उसी के साथ साथ हकीकतों का एक ऐसा आईना है जो हर दौर को उसका चेहरा दिखाता है। गज़ल की गुफ्तगू हुई है और मेरे सामने अमानत, यह हमारी अमानत है जो आपने सौंपी है हमको। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ आपसे कुछ सुन लिया जाए जो आपकी पसंद का हो, जो आपको अच्छा लगे। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। हालात क्या ये तेरे बिछड़ने से हो गए, हालात क्या ये तेरे बिछड़ने से हो गए, लगता है जैसे हम किसी मेले में खो गए। क्या बात। हालात क्या ये तेरे बिछड़ने से हो गए, लगता है जैसे हम किसी मेले में खो गए। वाह। आँखों से नींद रूठी तो नुकसान ये हुआ, आँखों से नींद रूठी तो नुकसान ये हुआ, मेरे हज़ारों ख्वाब मेरे दिल में सो गए। क्या बात। आंखें बरस गईं तो सुकून दिल को मिल गया। आहा, क्या कहना। आंखें बरस गईं तो सुकून दिल को मिल गया। तो सुकून दिल को मिल गया, बादल तो सिर्फ सूखी ज़मीनें भिगो गए। आहा हा, क्या कहने। बादल तो सिर्फ सूखी ज़मीनें ज़मीनें भिगो गए। और आलोक शेर सुनो कि कितनी कहानियों से मिला ज़िंदगी को हुस्न। क्या मिसरा है, वाह। कितनी कहानियों से मिला जिंदगी को हुस्न, ज़िंदगी को हुस्न, और कितने फसाने वक्त की चादर में सो गए। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। कितने फसाने वक्त की चादर में, कितनी कहानियों से मिला ज़िंदगी को हुस्न। मंसूर, मुद्दतों से मुझे उनकी है तलाश। वाह। बिल्कुल अलग एक कैफियत। मंसूर, यह दिल के बीच में दिल्ली आ गई है। क्या बात। मंसूर, मुद्दतों से मुझे उनकी है तलाश, नफ़रत के बीज मेरे चमन में जो बो गए। क्या कहने, क्या कहने सर, क्या। नफ़रत के बीज मेरे वाह। चमन में जो बो गए, हालात क्या ये तेरे बिछड़ने से हो गए, लगता है जैसे हम किसी मेले में खो गए। ये गज़ल एक रिश्ते से शुरू हुई और आज जो हालात हाजिर है वहाँ पर आकर ख़त्म हुई। अगर आपकी पूरी गज़ल के धनक को देखा जाए तो उसमें भी ऐसे ही सारे रंग हैं। ये तमाम रंग जब अपनी गज़ल में समेटते हैं तो वो कौन सा एक रास्ता होता है इल्हाम का, कि अपनी बेदारी का, कि जहाँ से ये गज़ल आमद होती है, जहाँ से ये गज़ल आती है। असल में क्या है आलोक, आप खुद एक अच्छे शायर हैं। शुक्रिया। मैं आपका सबसे बड़ा कारनामा मानता हूँ कि जो आपने मीर को, खुसरो को, कबीर को अपनी फ़िक्र में शामिल किया है। तो जिस तरह से आप इन बड़े लोगों को अपनी फ़िक्र में शामिल कर लेते हैं, इसी तरह ज़िंदगी के सारे रंग हर शायर की फ़िक्र में शामिल होते हैं। तो यही मेरे साथ है। जब कभी मोहब्बत याद आई तो वैसा शेर हो गया, जब सियासत याद आई तो वैसा शेर हो गया। होता क्या है कि जो ये हमारा दिमाग है, जिसको शऊर हम कहते हैं, इस शऊर में वो सब कुछ जमा होता रहता है जो हमारी आंखों के सामने से गुज़रता है। हमारी आंखों के सामने से गुज़रने वाली चीज़ ये नहीं कि जो समाज में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है, जो घर आंगनों में हो रहा है। आंखों से गुज़रने वाली चीज़ वो भी है कि हमारे अदब की,
हमारे तहज़ीब की सदियाँ किताबों में मौजूद हैं। क्या बात। तो शायरी में एक चीज़ कही जाती है मुशाहिदा, ऑब्ज़र्वेशन, और दूसरी चीज़ कही जाती है मुताला, स्टडी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लाशऊर में, शऊर में जमा होती हैं, और जब कभी फ़न का मालिक और इस कायनात का तख्लीक कार आप पर मेहरबान होता है तो आप भी गज़ल की तख्लीक कर लेते हैं, शायरी की तख्लीक कर लेते हैं, और वो सब कुछ बाहर आ जाता है। सर, हम उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जिन्होंने आपकी निज़ामत देखी भी और आपकी निज़ामत में हमने मुशायरे भी पढ़े। वो एक दौर था कि जब आप एक जुमला बोलते थे और दूसरे दिन वो अखबारों की हेडलाइन बन जाता था। मतलब ये शायर का शेर जो है वो भी पीछे रह जाता था। नाज़िम मुशायरा मंसूर उस्मानी साहब का जुमला जो है वो अखबार की दूसरे दिन हेडलाइन होता था। क्या वजह आप पाते हैं कि अब जो हमारी पीढ़ी के जो नाज़िम हैं या आपके बाद जो नाज़िम आए हैं वो ये कमाल पैदा नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहर बेशक, और पंडित आनंद मोहन ज़ुच्ची गुलजार देलवी, ये भी अपने दौर के ऐसे नाज़िम थे कि जब ये बोलते थे तो न सिर्फ कानों में रस घोलते थे बल्कि गुफ्तगू के मोती रोलते थे। इसके बाद ज़माना शुरू हुआ मलिक ज़ादा साहब का। मलिक ज़ादा साहब ने मुशायरे की निज़ामत को एक फ़न का दर्जा दिया, यकीनन, और ये बताया कि मुशायरे की निज़ामत सिर्फ शायर का नाम पुकारने का काम नहीं है, बल्कि एक तरह की वो तख्लीक़ी फ़ज़ा कायम करना है जिससे शायर का रिश्ता आवाम से और आवाम का रिश्ता शायर से जुड़ा रहे। यकीनन। और आप ख़ुद शायर हैं, दुनिया भर में आपने मुशायरे पढ़े, आपने ये देखा होगा कि नाज़िम का कमाल क्या होता है। अब मैं एकदम आज के दौर में आ जाता हूँ। हालांकि मलिक ज़ादा साहब के बाद इस तख्लीक़ी निज़ामत को अनवर जलालपुरी साहब ने परवान चढ़ाया, उसे जारी रखा, बाकी रखा। कुदरत का इंतज़ाम के उनके बाद उनके सामने ही मैं आ गया था। तो मेरे सामने मुशायरों की एक तारीख़ थी और दो चार लफ्ज़ों का इल्म भी खुदा ने दिया था। तो मैंने इन तमाम रोशनियों से अलग अपना चिराग जलाने की कोशिश की, यकीनन, और खुदा ने उस चिराग को रोशन कर दिया। अब जब आप मेरे बाद वालों की बात कर रहे हैं तो मेरे बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो निज़ामत को फ़न की तरह आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे अदबी और तहज़ीबी वक़ार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिनकी तरफ आपने इशारा किया। मुशायरा कहाँ बनता है, सामीन कहाँ बनते हैं, अदब और तहज़ीब खुल जाते हैं। क्या बात। और समझने वाले समझ लेते हैं कि मुशायरे में शायरों का रोल कितना है और निज़ामत का रोल कितना है। मेहनत का जज्बा नहीं है हमारे नए निज़ामत करने वालों में। मेहनत ये कि वो पढ़ें, सिर्फ शायरी ना पढ़ें, मुशायरों की तारीख़ पढ़ें और मुशायरों में किस दौर में किस शायर का क्या मकाम रहा है उसको पढ़ें। तो ये जो फ़र्क एक है उसमें मेहनत का ना करना, इल्म की कमी, मुताले की कमी, और फिर वो जो निज़ामत का एक किरदार होता है मुशायरे में, उसे बर्बाद करने की एक कोशिश। सिर्फ ये कि हम रात भर लतीफ़े सुनाएं, लफाजी करें, आवाम को जीतना चाहते हैं। मुशायरा और उसकी जो संजीदगी है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, ऐसा है कि मुशायरे की तस्वीर में ही बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। तमाम तब्दीलियों के बीच एक शम्मा आपने और रोशन कर रखी है शहर मुरादाबाद में पिछली 3 दहाई से, जिगर फाउंडेशन, जिसके आप सदर हैं, और हमारी अहद के हमारे दोस्त ज़िया ज़मीर भी उससे जुड़े हुए हैं।
इसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए। देखिए, मुरादाबाद जिगर का वतन है और जिगर को जिस तरह गज़ल से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मुरादाबाद को जिगर से अलग नहीं किया क्या जा बात सकता। है, क्या बात। तो हमने जिगर साहब की याद कायम रहे, उनका जो काम है वो हमारी नई नस्लों तक पहुँचे, तो इस नीयत से हमने जिगर फाउंडेशन को कायम किया था। और हर साल हम जिगर साहब का यौम वफ़ात 9 सितंबर को होता है, एक मुशायरा भी करते थे। तो उसमें हम उन शायरों को बुलाते हैं जो शायर हैं, परफॉर्मर नहीं हैं। हम शहर के संजीदा लोगों को संजीदा शायरी सुनवाना चाहते हैं। जिगर साहब की बात हुई है, गज़ल की बात तो चल ही रही है। गज़ल आप एक वो जो मेरी पसंद की गज़ल है, मैं शो में ज़रूर सुनना चाहता हूँ। मैं सुनाता हूँ। इस गज़ल के बारे में एक वाक़या सुन लीजिए इनायत। कि वो आमद का लम्हा था और मैं अपने कमरे में तन्हा बैठा हुआ था और ये गज़ल हो गई। 5 या 6 शेर हैं उसमें। उसी वक्त हमारे दौर के एक बड़े राम कथावाचक मुरारी बापू का फ़ोन आ गया। उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके कई मुशायरों में मुझे शरीक होने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे खैरियत पूछ के अपना आशीर्वाद देकर ये कहा कि कोई नई गज़ल या नए शेर कहे हों तो वो सुनाओ। तो मैंने ये पूरी गज़ल उन्हें सुना दी। उसके बाद जो उनका एक जुमला था जो मैं कभी ना भूलता हूँ ना भूल पाऊँगा, उन्होंने कहा कि शाम का वक्त है, आपने मुझे गज़ल सुना दी, फ़कीर की नमाज हो गई। क्या बात। ये जुमला मुरारी बापू जैसी ही शख्सियत बोल सकती है। वो गज़ल ये थी कि कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। दिल की किस्मत भी खूब किस्मत थी, जो तेरा गम उठा के टूट गया। नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई। वाह। नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों पे आके टूट गया, ख्वाब पलकों पे आके टूट गया। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर। आईना तंग आके टूट गया, आईना तंग आके टूट गया। क्या बात। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। क्या बात है सर। आप मुदीर भी रहे हैं, तो क्या वो इंस्पिरेशन थी जिसने आपको गज़ल इंटरनेशनल जैसा मयारी रसाला निकालने के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया, और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से अब हमारे जो अदबी रसाइल हैं वो धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं? पहले तो मैं गज़ल इंटरनेशनल के बारे में बता दूं। असल में आप जानते हैं कि मैं मुशायरों की दुनिया का आदमी हूँ। शहर शहर जाना, लोगों से मिलना, लोगों से गुफ्तगू होना। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो हमारी उर्दू शायरी है ये बहुत मकबूल विधा सिनफ़ सुखन है जिसे सब पसंद करते हैं और ये चाहते हैं कि जो हमने सुना है उसे हम पढ़ें भी, ताकि वो हमारे पास रहे। जब हमारा जी चाहे, जब हमारे दिल में हुक उठे, हम अपनी पसंद के उस कलाम को पढ़ लें। लेकिन उनके साथ दुश्वारी ये थी कि वो उर्दू के रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं। उर्दू की शायरी पसंद करते हैं लेकिन उर्दू पढ़ नहीं सकते, उर्दू लिख नहीं सकते। तो हमने ऐसे लोगों की प्यास बुझाने के लिए गज़ल इंटरनेशनल को देवनागरी में छापा और उसमें हमने
जो आपने कहा कि नए शायर, हमने नए पुराने सब शायर जिन्हें लोग पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लोग शौक़ से सुनते हैं, उनको हमने छापा। तो ये तो हमने खिदमत की उस तबके की जो उर्दू से मोहब्बत तो करता है लेकिन उर्दू जानता नहीं, है, स्क्रिप्ट नहीं जानता। स्क्रिप्ट नहीं जानता, उनके लिए ये किया। अब ये रसाइल क्यों कम होते जा रहे हैं उर्दू के? सर हिंदी के भी, हाँ, हिंदी के और तमाम अदबी रसाइल जितने हैं। देखिए, वो अगर आप मजमूई तौर पर बात करें तो उन सब का दुश्मन है मोबाइल, उन सब का दुश्मन है इंटरनेट। इंटरनेट ने, आप तो खैर कलाई पर घड़ी बांधे हुए हैं, मेरे पास नहीं है। मैं टाइम मुझे देखना होता है, इस मोबाइल से काम चला लेता हूँ। तो इसने बहुत सी चीज़ें खा ली। ये जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, हमारे आपके बच्चे, इनके मुस्तकबिल से बहुत डरता हूँ मैं। जिस उम्र में इन बच्चों को दादी नानी की कहानियों की ज़रूरत थी, उस उम्र में इस मोबाइल ने उन्हें खा लिया, उनके बचपन को खा लिया। अब बच्चे जो हैं, उनका बचपन तो है देखने में कि इतना बच्चा है, लेकिन वो बौद्धिक तौर पर इस मोबाइल की बदौलत हमारा और आपका बुजुर्ग है। तो इसने, मोबाइल ने लिखने पढ़ने की आदत भी छीन ली। इसी वजह से ये जो हमारे रिसाले हैं, पत्रिकाएं हैं, छपती तो अब भी हैं, लेकिन उनका सर्कुलेशन बहुत कम हो गया। सर्कुलेशन कम होने की एक और वजह है, मैं ख़ास तौर से इस सवाल के जवाब में उर्दू के रसाइल का जिक्र करना चाहूँगा। किसी बहुत माहिर ने एक ये अफवाह हमारे समाज में उड़ाई है कि हुकूमत उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये सवाल लाखों बार मेरे सामने आया है और मैंने लाखों बार सवाल करने वालों से ये पूछा है कि चलिए, हुकूमत सौतेला व्यवहार कर रही है, आप कौन सा सगा व्यवहार कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ज़बानें हुकूमत के बल पर कायम नहीं रहती हैं, ज़िंदा नहीं रहती हैं। ज़बानें अपने बोलने वालों, अपने लिखने वालों, अपने पढ़ने वालों के बल पर ज़िंदा रहती हैं। आप हुकूमत से जितना शिकवा कर रहे हैं, उससे कम ताकत लगाकर अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा दें तो उर्दू कायम है। क्या बात है, उर्दू कायम है। तो उर्दू को नारों की ज़रूरत नहीं है, उर्दू को अमल की ज़रूरत। मुशायरों को अब आप कहाँ देखते हैं? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने अगर मुशायरों को मकबूलियत के मेयार के लिहाज से 7वें आसमान पर देखा था, तो अब मुशायरे दूसरे आसमान तक आ चुके हैं। इन्हें ज़मीन पर आने के लिए बस बीच में एक आसमान रह बाकी गया है। और इसको किस तरह से वहीं रोका जाए या ऊपर लेके जाया जाए, उसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। उसकी वजह है, एक तो वो मुशायरे के बड़े लोग जो मुशायरे में आकर मुशायरे पर करम फरमाते थे, मुशायरे पर एहसान होता था उनके आने से, वरना वो तो हमारी किताबों का सरमाया हैं, हमारे अदब का हिस्सा हैं। धीरे धीरे वो लोग उठ गए और जो नई पौध आई है उसमें वो सलाहियत नहीं है कि किसी गुज़रे हुए शख्स की जगह को पुर कर दे। बहुत कम लोग इस वक्त मुशायरों के स्टेज पर ऐसे हैं। मैं उन सब की लंबी उम्र की दुआ करता हूँ कि जिनकी वजह से लगता है कि अभी पानी सर से ऊंचा नहीं हुआ है। गिरावट आई है ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मैदान में गिरावट आई है, मुशायरों में भी आई है। लेकिन जो अभी चंद आवाज़ें और चंद शख्सियतें हैं, हम और आप मिलकर दुआ करें। आमीन। नए शायर बहुत आ रहे हैं। हर नया आने वाला आलोक श्रीवास्तव नहीं है, हर नया आने वाला मोइन शादाब नहीं है, हर नया आने वाला इकबाल अशर नहीं है, हर नया आने वाला आप लोगों के बाद ज़िया ज़मीर नहीं है। तो अच्छे लोग, खुदा करे वो दौर आ जाए कि ये लोग आकर सदियों की इस इमारत को संभाल लें, वरना
इस इमारत को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। मुशायरों की बात चल रही है मंसूर साहब, तो एक ज़िंदगी पूरी की पूरी, गालिबन मेरी उम्र से कहीं ज़्यादा की ज़िंदगी आपने मुशायरों में और अदब में, उर्दू अदब में गुजारी। कोई ऐसा खुशगवार तजुर्बा और कोई एक ऐसा नागवार तजुर्बा जो अब आपको याद आता हो? नहीं, देखिए, खुशगवार तजर्बे तो बहुत हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे घर का माहौल मेरे वालिद हज़रत गौहर उस्मानी मरहूम की वजह से एक मुकम्मल शायराना माहौल था। उस दौर के बड़े बड़े शायर हमारे घर मेहमान हुआ करते थे, मैं उनकी खिदमत में रहता था। लोग कहते हैं ना कि साहब इसने इसकी चिलम भरी है। हाँ, मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत से शायरों की चिलम भरी है। तो मुझे मुशायरे सुनने का भी शौक़ था, मैं मुशायरे भी सुनने जाता था। और खुदा का शुक्र है कि इतना सलीक़ा मुझे मिल गया था कि कौन शायर बड़ा शायर है, कौन शायर मुस्तक़बिल का बड़ा शायर है, कौन शायर ऐसी वक्त गुजारी कर रहा है। तो मैं अपने दौर के बड़े बड़े शायरों से मैंने उस दौर में ऑटोग्राफ लिए मुशायरे के बाद। और बहुत से शायर जो मेरी दस्तरस में नहीं थे उनको मैंने किताबों में पढ़ा, रसाइल में पढ़ा। एक हैरत अंगेज़ खुशगवार सच्चाई ये है कि मैंने जिन शायरों से ऑटोग्राफ लिए मैं उनका हमसफ़र बना। क्या बात है। उन्होंने मेरी निज़ामत में कलाम सुनाया। जिन लोगों को मैंने मेरी दस्तरस में नहीं थे, मैंने किताबों में पढ़ा, मुझे उनका भी साथ मुशायरों में मिला और उनकी सदारत हुई और मेरी निज़ामत हुई। तो ये ऐसी यादें हैं। मैं 50 नाम आपको गिना सकता हूँ कि जिनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया, जिन्हें बैठ बैठ के सुना, जिन्हें खड़े होकर हाथ बांध के सुना। मैं उनका अदबी हमसफ़र रहा। ये खुदा की मेहरबानी मुझ पर रही और मुझे उन लोगों की मोहब्बतें मिली, उनकी दुआएं मिली। जहाँ तक नागवार यादों का सवाल है, तो जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। नागवार यादें जितनी भी हैं मेरी, वो मुशायरों के हवाले से हैं। बहुत से मुशायरों में पहुंचकर जहाँ मुझे पहली बार बुलाया गया, मैं उस शहर पहुंचा, मुशायरे में पहुंचा, तो मुझे मुशायरे के इब्तिदाई 15 मिनट में ये अंदाज़ा हो गया कि मैं गलत आ गया हूँ। मुझे नहीं आना चाहिए था। तो उन नागवार यादों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। हमारे मुरादाबाद में एक हिंदी के सहाफ़ी हैं अभिनव, वो मेरे सर हैं कि कभी वो आके बैठें, मैं उन्हें ये सारी बातें बताऊं और वो इन्हें कागज़ पर रिकॉर्ड कर लें और एक अच्छी सी किताब बन जाए। एक अच्छी सी किताब बन जाए। तो अब देखिए, जो हकीकतों का मालिक है वो कब ऐसे लम्हात लेकर आता है कि ये जो यादें हैं, बहुत कीमती यादें भी हैं, ये कागज़ कलम के हवाले हो जाएं और ये किताब की शक्ल में नई नस्लों को मुंतकिल हो जाएं। नई नस्ल की आपने बात की। मुरादाबाद जो है वो तहज़ीब व अदब का एक बहुत रोशन गहवारा रहा है। आपके बाद आप ये विरासत किसे सौंपने लायक समझते हैं मुरादाबाद में? आपका सवाल बहुत बड़ा है और इतना बड़ा सवाल आपने एक छोटे आदमी से किया है। मैंने बड़ा सवाल बड़े आदमी से ही किया। मैं पहले तो इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि एक बड़ा सवाल एक छोटे आदमी से किया। कोई भी सफ़र कभी रुकता नहीं है। यकीनन। दरिया बहता है तो वो कहीं ठहरता नहीं है, उसकी राह में बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, वो उन्हें हटाता हुआ रास्ता बनाता हुआ चल देता है। तो ये जो विरासतें हैं, अगर हमें ये लगे कि इस विरासत को संभालने वाला कोई नहीं है तो हमारी नज़र में कमी हो सकती है। विरासतों को संभालने वाले तो हैं और विरासतें शख्सी विरासतें नहीं होती,
बड़े लोगों की विरासतें नहीं होती। ये विरासतें उस दर से आती हैं जिस दर से इल्म का सुराग मिलता है, क्या बात है। इल्म का इदराक होता है। तो मैं मायूस नहीं हूँ और कभी होता भी नहीं। विरासत संभालने वाले बहुत लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं। असल में विरासत ऐसे ही न संभलती है कि साहब मैं गौहर उस्मानी साहब का बेटा हूँ तो उनकी विरासत का मैं मालिक हूँ। काम करना पड़ता है यकीन। और काम को मंजर आम पर लाना पड़ता है। ऐसी बहुत से इल्म और अदब के चिराग हैं मेरे शहर में जो अपनी अपनी जगह रोशन हैं। एक वक्त वो आएगा कि वो चिराग, वो जुगनू, वो रोशनी का मीनार बनेंगे, वो एक जगमगाती हुई शमा बनेंगे और वही अपने बुज़ुर्गों के वारिस कहलाएंगे। अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहाँ इल्म और अदब पहले से मौजूद था। बेशक। और मज़े की बात यह है कि इल्म और अदब मेरे घर में आ रहा था और मेरे घर से ज़मींदारी और जागीरदाराना मिजाज रुखसत हो रहा था। क्या बात है। मेरे वालिद हज़रत गौहर उस्मानी ने आला तालीम हासिल की और उन्होंने वो जागीरदाराना और ज़मींदाराना मिजाज को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया और उन्होंने एक अलग ढंग से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। मेरे वालिद ने जो दुख उठाए थे उन्होंने कोशिश की कि वो दुख उनकी औलाद ना उठाए, यानी कि हम लोग। तो हमारी भी ये कोशिश है कि जो दुख हमने उठाए हमारे बच्चों को ना मिले। और ये खुदा की मेहरबानी, हमारा कोई कमाल नहीं कि मैं इसमें कामयाब रहा कि बच्चों को वो दुख विरासत में नहीं मिले। मेरा बड़ा बेटा है तनवीर जमाल उस्मानी, जी। तो वो शेर कहने लगा, लेकिन उसने एक रास्ता चुना। उसने कहा कि मैं गज़ल नहीं लिखूँगा, मैं नात लिखूँगा। तो उसने मुझसे कहा कि साहब मैं अरूज़ सीखना चाहता हूँ, तो मुझे कोई नाम बताइए। तो हमारे शहर में एक पुराने हमारे शायर हैं सतीश फिगार। ओहो। सतीश फिगार साहब की कई किताबें छप चुकी हैं। बहुत मुखलिस इंसान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। मैं वाकिफ़ था कि वो अरूज़ के माहिर हैं, तो मैंने उससे कहा कि सतीश फिगार साहब के पास जाओ। कोई 1 साल के बाद फिगार साहब मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपका शागिर्द कैसा चल रहा है। वो बोले मियाँ कमाल है, मैं जितना उसे बताता हूँ वो उससे 4 कदम आगे का आदमी निकलता है। क्या बात। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये कि साहब मेरे बाद मेरे घर में शायरी मरेगी नहीं, और शायरी उस वक्त तक अधूरी है जब तक शायर को उरूज़ का इल्म ना हो। तो मेरा बेटा माहिर उरूज़ है। सबसे छोटा बेटा जो है नदीम, जी। शायरी पसंद है, वो भी मुशायरों में मेरे साथ भी कभी कभी जाता है। उसके साथ ये हुआ कि उसका बाप शायर और उसके ससुर भी शायर हैं। जी। और उनके जनाब दादा तो हैं। अकील नोमानी साहब। जी। वो अकील नोमानी का दामाद है। तो शायरी भी मेरे घर में घाटे में नहीं है। यहाँ आपसे कुछ सुनना चाहूँगा। सुनिए, मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। इनायत। और ये गज़ल मेरी अपनी कहानी भी है और हमारे समाज के लिए एक मैसेज भी है। अर्ज़ क्या है कि ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, ऐसा न हो अंजाम पे। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही समझ जाओ किसी दिन, क्या संभल जाओ किसी दिन। वाह। बेहतर है कि तुम खुद ही संभल। संभल जाओ किसी दिन, ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन। शेर सुनिए, इसमें 5 शेर की गज़ल है और मेरे ख्याल में 5 ही रंग हैं इसके। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, आहा। हर रोज़ ये कहते हो। हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। और देखिए गज़ल का शेर आया इसमें महफिल में
समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे। इशारे महफिल में समझ लेते हैं। महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे। तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या हम शेर भी है। तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं। तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। और ये शेर एक मैसेज हर उस दौर के लिए और हर उस दौर के जिम्मेदारों के लिए जो अपने आप को मुतवाज़िन संतुलित नहीं रख पाते। जहाँ असंतुलन होता है, ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन। बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो पत्थर पे भी हो जाएगा पथराव किसी दिन। वाह 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 वाह। पत्थर पे भी हो जाएगा पथराव किसी दिन। ये प्रोग्राम इतना दिलचस्प है और इसमें आपके सवाल पूछने का अंदाज़ और अशार की गज़ल की फरमाइश करने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि मैं आज की अपनी आपकी इस गुफ्तगू पर 100 मुशायरे कुर्बान कर सकता हूँ। अरे इनायत। मुशायरों में कलाम सुनाते हुए उतना दिल नहीं लगता जितना आपसे बात करते हुए लग रहा है। ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं एक गज़ल सुनाता हूँ। तंग आकर गलत बयानी से। हाय हाय, क्या गज़ल है। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। हम अलग हो गए कहानी से। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है। आदमी आदमी का दुश्मन है अब सियासत की मेहरबानी से। क्या बात है, क्या दर्द है, क्या वाह वाह वाह। आदमी आदमी का दुश्मन है अब सियासत की मेहरबानी से। मुझसे किसी बच्चे ने सवाल किया मेरे ख़ानदान के कि सियासत के बारे में आपका क्या ख्याल है, और ख़ास तौर से आज की सियासत के बारे में। मैंने कहा कि हमने जो सियासत किताबों में पढ़ी और अपने बचपन से लेकर लड़कपन तक देखी, वो सियासत एक देवी थी। क्या बात है। वो सियासत एक देवी थी जो इंसान को इंसान से जोड़ती थी, जो मोहब्बत करना सिखाती थी, जो घर को सजाना और देश को आसमानों की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी। अफसोस है कि आज की सियासत सिर्फ दिलों को नहीं तोड़ रही है, घरों को, रिश्तों को तोड़ रही है। दुआ करो कि वो सियासत फिर से वापस आ जाए, वो जज्बा फिर से वापस आ जाए। मैंने तो कभी कहा था हिंदुस्तान के बारे में, अपने बारे में, हर हिंदुस्तानी के बारे में, कि हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है। एक मुशायरे में जब पहली बार मैंने गज़ल सुनाई तो मुझे याद है मैंने एक जुमला कहा था कि पोखरन के धमाकों से गरीब के फाकों तक मेरी गज़ल का मतलब हिंदुस्तान की एक सच्ची तस्वीर है। क्या बात है। हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। तो हम कोशिश करें कि आसमान पर ही रहें और उससे भी ऊंची बुलंदियाँ जो कुदरत हमें दे सकती हो वो हमें दे। अपने आचरण को, अपने अमल को हम उसके मुताबिक बनाएं। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि आदमी आदमी का दुश्मन, आदमी आदमी का दुश्मन है अब सियासत की मेहरबानी से। अब सियासत की मेहरबानी से। कितनी सदियों का कत्ल होता है, आह, कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। वाह वाह। एक लम्हे की बदगुमानी से कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। और बस इस आखिरी शेर पर मैं इस गज़ल को रोकता हूँ कि जो ज़बान से ना कह सकी दुनिया, जो ज़बान से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। क्या बात है। वाह वाह वाह। कह दिया हमने बेज़बानी से। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर उस्मानी साहब आपका।
बहुत बहुत इनायत आपकी कि आपने इतना वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए। आपके शहर में आकर आपसे इतनी गुफ्तगू हुई। देखिए, मैं खुद भी आपका शुक्रगुजार हूँ, और बज़्म ख़ास और इसके बानी वेद गुप्ता साहब का ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो मैंने कहा ना, जो ज़बान से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी बेज़बानी से। आप उस बेज़बानी को ज़बान देने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया और बेशुमार दुआएं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए मेरे शहर में, और मुझसे आपने जो गुफ्तगू की, तो मुझे भी आज आपके सवालों का जवाब देते हुए खुद अपने आप से मिलने का मौका मिला। क्या बात है। ये एक बड़ी बात है। बहुत और बहुत शुक्रिया। एक बात और बता दूं कि आप तशरीफ़ लाए मुझ जैसे अदब के खादिम से बात करने के लिए, लेकिन आप गज़ल के शहंशाह जिगर के शहर में तशरीफ़ लाए। मैं आपका इस्तकबाल भी करता हूँ और आपका शुक्रिया भी। बुझने न दो चिराग़े वफ़ा, जागते रहो, पागल हुई है अब के हवा, जागते रहो। जागते रहो। और ये शेर आपके नाम। अल्फाज सो न जाएं किताबों को ओढ़कर, आहा। अल्फाज सो न जाएं किताबों को ओढ़कर, दानिशवराने कौम ज़रा जागते रहो। क्या बात है सर, वाह। दानिशवराने कौम ज़रा जागते रहो, ये शेर आपके नाम था। और इस सिलसिले का आखिरी शेर अपने नाम पढ़ रहा हूँ कि पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, आए हाय हाय हाय। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। आलोक जिंदाबाद, वेद गुप्ता जिंदाबाद, बज़्म ख़ास जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने ये मौका फ़राहम कराया कि मैं मुरादाबाद आ सकूं और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती में आपका इंटरव्यू कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिंदाबाद। खुश रहिए, कामयाब रहिए, सफ़र जारी रहे।